सुन ले आजादी, मोदी तू सुन ले आजादी, नौकरियां सुन ले आजादी। अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं देश की राजधानी में स्थापित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर देशद्रोह की पौध को कैसे पाला जा रहा है, कैसे बढ़ाया जा रहा है और देश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे और जिस अपराधी को, जिस आतंकवादी को देश के संसद पर हमला करने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दी, दो बार पुनर्विचार याचिका उसकी खारिज हुई, देश के सारे न्याय व्यवस्था के जितने भी रास्ते थे उसको आजमाए दिए गए, उसके बाद उसको फांसी दी गई, बावजूद उसके उस आतंकवादी को राष्ट्रीय हीरो बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है और अफजल गुरु के नाम के भी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यह सब कुछ हो रहा है देश के उस राजधानी में जिसे हम दिल्ली कहते हैं। और ये दिल्ली इस देश के देशभक्तों की राजधानी है या इसे देशद्रोहियों को पालने वालों की राजधानी है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार हो रहे इसी घटनाओं के ऊपर भी मौन रहा और इसी का कारण है कि देशद्रोह की पौध जो बीज के रूप में कभी बोई गई थी आज उसके बड़े बड़े वृक्ष होकर हिंदुस्तान को ही जलाने के लिए आगे आ रहा है। आज के बिंदास में हमारे साथ जुड़े रहेंगे हिंदू हृदय सम्राट और हिंदुस्तान की आशा के तौर पर जिनको देखा जाता है सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। स्वामी जी के पास जाएंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन उसके पहले मुद्दे को देखते हैं। हर ओर सवाल उठ रहे हैं, क्या जेएनयू आतंकियों का अड्डा बन गया है? क्या जेएनयू में अब आतंकी पड़ रहे हैं? क्या सरकार जेएनयू में आतंकियों की फौज तैयार कर रही है? क्या जेएनयू को बंद नहीं कर देना चाहिए? क्यों जेएनयू के देशद्रोहियों पर कार्रवाई नहीं हो रही? जी हां, आज ऐसे ही कई सवाल खड़े हैं हमारे सामने। जेएनयू को यूजीसी ने बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। सरकार हर साल 500 करोड़ रुपए जेएनयू को देती है। ये पैसा देश के हर नागरिक की जेब से टैक्स के रूप में जाता है। लेकिन आज इस पैसे से भविष्य के हीरो निकलने के बजाय आतंकियों की फौज तैयार हो रही है। जी हां, आज जेएनयू में आतंकियों और उनके समर्थकों का बोलबाला है। जिन आतंकियों को देश के कानून ने सजा दी, सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आतंकियों को फांसी पर लटकाया गया। ऐसे आतंकियों के समर्थकों को अब क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले जेएनयू में देश के कानून को रौंद रहे हैं। देश के पैसे से पढ़ने वाले हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, खुलेआम भारत को चुनौती दे रहे हैं। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब आतंकियों के समर्थक खुलेआम देश को चुनौती दे रहे हैं। पहले भी आतंकी याकूब मेमन की जनाजे में लाखों की भीड़ देश विरोधी माहौल तैयार कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या देश में हर जगह आतंकी समर्थक मौजूद हैं? अगर देश के शिक्षण संस्थानों में ही आतंकी बनने लगेंगे तो कैसे देश आतंक से लड़ पाएगा? जब खुलेआम शिक्षण संस्थानों में आतंकी समर्थक भारत को 1000 टुकड़ों में तोड़ने की बात करेंगे तो कैसे देश एकजुट रह पाएगा? क्या हम जेएनयू को आतंकी बनाने के लिए पैसा देते हैं? क्या जनता के पैसे से खाने, रहने और पढ़ने वाले आतंकियों को जेल में नहीं डालना चाहिए? बात यही नहीं रुकी, ये आतंकी समर्थक प्रेस क्लब में भी देश विरोधी नारे लगा रहे थे। तो क्या हमारी सरकार इतनी पंगु हो गई है जो आतंकियों के खिलाफ कोई कदम उठाने से डर रही है? क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आखिर प्रशासन क्यों देश विरोधियों पर सख्त नहीं है? अगर ये देश विरोधी ऐसे ही बोलने की आजादी का फायदा उठाते रहे तो आने वाले समय में देश को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन आतंकियों को ऐसे ही नंगा नाच नाचने देंगे या फिर इनको सबक सिखाएंगे? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास चलते। स्वामी जी, ये वो यूनिवर्सिटी है जिसको देश की मॉडल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। टैक्स पेयर का पर स्टूडेंट 3 लाख रुपए जिस स्टूडेंट पे खर्चा किया जाता है वो देश के खिलाफ नारे लगाता है। क्या कहेंगे?
तो शुरू से ऐसे ही रहा। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये तो सोवियत रूस का अड्डा बन गया, फिर सोवियत रूस का विघटन हो गया। उसके बाद ये सारे चीन के चापलूसी करने लगे और फिर चीन कम्युनिज्म की जो कट्टरपंथ था उसको छोड़ दी और मार्केट इकोनॉमी और अमेरिका से दोस्ती करने की और पहुंची। तो वहाँ से फिर अब पाकिस्तान, आईएसआई, आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिक, ये सारी चीज़ों को वो अपना यानी मूल काम समझते हैं। और वो कौन समझते हैं? लगभग 20% स्टूडेंट्स जो हैं जेएनयू में, जिनको छांट कर उनको एडमिशन दिया गया है, और जो बाकी 80% जो पढ़ने चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनका तो उनको दबाया जाता है। उनको उनकी करियर को ख़राब करने के लिए जो प्रोफेसर्स नियुक्त हुए हैं वो भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये तो शुरू से बना हुआ है। इसको कौन मॉडल कह सकता है? वही वामपंथी लोग इसको कहते थे, जो देश की विरोधी थे वो कहते थे। लेकिन ये वास्तव में इन यूनिवर्सिटी से कोई रिसर्च बाहर नहीं निकला, कोई प्रोफेसर वहाँ मशहूर नहीं बना। सब वही एक जो कुएं में बैठ करके मेंढक जो भूंकती है वैसे ही उसने उनकी काम होती है। लेकिन ये मेंढक तो अब शेर बनकर हिंदुस्तान के खिलाफ दहाड़ने की हिम्मत कर रहे हैं ना। मेंढकों को उनका अड्डा और उनका गड्ढा तो दिखाना पड़ेगा। नहीं, वो तो आज शुरुआत हो गई। अब पहली बार उनके इतिहास में कोई देशद्रोही के और सेडिशन के इस पर केस लगी है। एक उनका जो यूनियन प्रेसिडेंट है उसको आज कोर्ट ने रिमांड भी दे दिया, 3 दिन पुलिस की हिरासत में रहेंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे फिर वहाँ से स्टूडेंट्स को निकालना पड़ेगा, जो जिनके बारे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पूरी रिकॉर्ड है कि कितने देशद्रोही रहे हैं, कैसे वो विदेशी जो हमारे देश में देश का नुकसान करने वाले विदेशियों के साथ इनकी रिश्ता है, इनको भी निकालना पड़ेगा। कई प्रोफेसरों को छुट्टी करना पड़ेगा। ये तो मैं शुरू से जब बात आई थी कि वाइस चांसलर बनना है कि नहीं, मैंने कहा कि ये तो सड़ा हुआ है, जो सड़ा हुआ हिस्सा इसको काट के फेंकना है और कैंसर जैसा है। तो इसीलिए जेएनयू में उस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब शुरुआत हो गई है, इसको अंत तक ले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार का माहौल आज कैंपस में बना है, ये माहौल जेएनयू में तो बनाए हैं, लेकिन ऐसी देश की कई यूनिवर्सिटी है जहां पर इसकी सेम लत लगी है और उस लत को भी रोकना जरूरी है। सब जगह में ऐसे 5%, 10%, 15% ऐसे ही लोग होंगे। हैदराबाद में कितने लोग थे? अब देखो, ये हैदराबाद का नाम निशाना नहीं है हमारी मीडिया में। ये मीडिया जो है इसको उछालती है, क्योंकि कांग्रेस लोग जो हैं इस मीडिया में खूब प्रयास करते हैं कि अपने लोग मीडिया में जो अपनी बात है कहनी चाहिए। जैसे आज नेशनल हेरल्ड में शुरू में उन्होंने कहा कि हम जीत गए, और जब पूरी तरह हार गए थे, फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस भेंट से ये अब स्थिति बदली है। और जब इनकी इतनी बुरी हार हुई आज सुप्रीम कोर्ट में कि उनको शक्ल दिखाने लायक नहीं है, तो ये प्रोपेगेंडा में ही चलते हैं। और शुरू से जो भी आतंकवादी होता है या देशद्रोही होता है या कम्युनिस्ट होता है, ये समझते हैं कि प्रोपेगेंडा ही सबसे मुख्य है और कोई ठोस काम नहीं करना है, प्रोपेगेंडा से चलाना है। तो वही हो रहा है। तो हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं। जब जवाहरलाल नेहरू को हम ठीक कर देंगे तो सारे बाकी यूनिवर्सिटीज अपने आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। ठीक है सुरेश जी, क्या कहना है आपको? मैं वैभव तिवारी इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले इस विषय के ऊपर एक संदेश से शुरू करना चाहूंगा कि धर्म रूपी वटवृक्ष के नीचे देश, समाज और परिवार सबको पराश्रय मिलता है। और अगर ये धर्म रूपी, सनातन धर्म रूपी वटवृक्ष को काटा गया, ना ही देश बचेगा, ना ही धर्म बचेगा और ना ही जो है समाज बचेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये लोग हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। और जो जेएनयू में हुआ है उसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेएनयू से ये जग जाहिर है कि ये जो है एक कम्युनिस्ट और सेकुलर की जो है मानसिकता वाले लोगों की संस्थान है। ऐसी
ऐसी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करवा देना चाहिए, ना कि पूरे देश में इसको प्रमोट करके चलवाना चाहिए। और आज ही शायद आपके ये पता हो या कि ये हाफिज सईद पे ट्विटर हैंडल से ये बात भेजी गई है कि उसने ट्वीट किया है कि यहाँ पर पे जो जेएनयू में जितना भी मुल्क परस्त लोग हैं भारतवर्ष के और जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं वो जेएनयू को सपोर्ट करें, सपोर्ट करके भारत के खिलाफ काम करें। बिल्कुल यही हो रहा है। स्वामी जी के पास चलते। स्वामी जी, इस देश के ऐसे कई संस्थान हैं जहां पर ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक नहीं है, विद्यार्थी हैं, छत नहीं है, ना शिक्षक वहां पर पहुंचता है, ना वहां पर कोई शैक्षणिक सुविधाएं पहुंचती है। ऐसे देश से हम जेएनयू में इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड से भी ज्यादा है। यहां पर 15 स्टूडेंट के ऊपर एक प्रोफेसर दिया जाता है। देश में ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कमी नहीं है जहां पर 50 और 100 पे भी एक प्रोफेसर नहीं है। स्वामी जी। बिल्कुल ठीक है, परंतु जो उद्देश्य है वो तो ये था शुरू से कि जब हम ऐसे एक श्रेष्ठ और उत्तम यूनिवर्सिटी का खड़ा करते हैं जिसमें पर्याप्त साधन लगा देते हैं, उससे कुछ नया शोध निकलेगा, कोई नया अनुसंधान लिखेगा, कोई नया यंत्र के लिए कोई विचार निकलेगा, कोई हमारी जो अनेक समस्या है, पानी की समस्या है या कोई बीमारी की समस्या, इसके लिए कोई नया इलाज निकलेगा। इस हेतु से हम अपने टैक्स पेयर्स की पैसा को खूब खर्च करते हैं। परंतु यहाँ क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी बनने की उद्देश्य जो थी, जो कम्युनिस्टों जो हावी थे इंदिरा गांधी के एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने यहाँ ब्रेन वॉश करने के लिए, एक फैक्ट्री बनाने के लिए इस सारा चीज़ का उपयोग किया और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो आज हमें जरूर दुख होता है कि हमारी टैक्स पेयर्स की मनी इस प्रकार के देशद्रोही कामों में लग रही है। परंतु ये एक यूनिवर्सिटी ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छे स्टूडेंट्स चुन करके मेरिट के आधार पर वो काम करें और रिसर्च करें और उनके लिए पर्याप्त सुविधा हो। ये तो अच्छा ही है। इसका दुरुपयोग हुआ है, उसके लिए हमें कोई अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल कार्रवाई करनी पड़ेगी। दर्शकों को हम एक आंकड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि जेएनयू को जितनी जमीन दी गई है, उस जमीन की कीमत अगर हम लगाए तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के सारे की सारे स्कूल सीमेंट कंक्रीट के बन सकते हैं और वहां के शिक्षकों को 6वां वेतन आयोग लागू करने के बावजूद भी वो 5 साल तक चल सकते हैं। इतनी कीमत जेएनयू को दी गई जमीन की है। आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान ने कितना संसाधन झोंका है, कितना पैसा जेएनयू को दे रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर क्या कहना चाहता है? जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सर, मैं देख रहा हूँ को वो जो गांधी परिवार, नेहरू परिवार, ये परिवार अगर राजनीति से हट जाएगा, कांग्रेस से हट जाएगा ना, तो देश सुधर जाएगा। इसी का वजह से ये लड़ने वाले स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, हेलो। चलिए, धन्यवाद। स्वामी जी भी जवाब देंगे, लेकिन स्वामी जी, जिस परिवार को लेकर ये बात हो रही है और जिनके नाम से, नेहरू के नाम से ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, क्या ये नाम का भी परिणाम है? ये नाम का निश्चित परिणाम है। नेहरू कभी पढ़ा लिखा तो नहीं था, ऐसे ही नाम उसने पंडित अपने नाम पर जोड़ दी। वो तो फेल हुआ था और कभी उसने अपने हाथों से कोई पुस्तक नहीं लिखी। उसकी सारी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ों की तो अब जांच होनी पड़ेगी कि किसने वास्तव में लिखा था। और इंदिरा गांधी भी फेल हो गई थी, राजीव गांधी भी फेल हो गए थे। वैसे वो आदमी अच्छे थे, परंतु उनकी शिक्षा भी वैसे ही थी। सोनिया गांधी ने तो अपना क्वालिफिकेशन बारे झूठ बोली और पकड़ी गई थी। वो तो 5वीं क्लास भी नहीं पास किया। वही है हाल राहुल गांधी का। वो किसी कॉलेज, कोई जाने पहचाने कॉलेज से पास हुआ नहीं। प्रियंका गांधी जेजिस एंड मैरी में फेल हो गई। तो ये सारे लोगों को के नाम, यानी इस परिवार का जो है, इससे शिक्षा से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ देश को लूटना यही रहा है।
और मैं समझता हूं कि एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी इतनी राष्ट्रवादियों की पार्टी थी। सरदार पटेल था, राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण थे, ऐसे ऐसे हस्ती थे। आज उस कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बन गई है पिछलग्गू एक विदेशी महिला का। तो नेचुरली जो बात वो कह रहे हैं कि इनको निकाल देंगे और नया पौधा हम लगा देंगे कांग्रेस में कि नया नेतृत्व बनकर आए, तो फिर देश के लिए दो पार्टी सिस्टम हो सकती है। आज तो कांग्रेस सड़ रही है और इसीलिए वो कारण है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्वामी जी, क्या आपकी जो मांग है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम जवाहरलाल नेहरू से हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया जाए, आप इस मांग को प्रधानमंत्री के सामने भी उठाएंगे? हाँ, मैं ज़रूर उठाऊंगा। वैसे मैं उसी समय जब बात चली थी हमारी वाइस चांसलर बनने के लिए और मैंने एक शर्त रखे जो उसको वो मान नहीं सके, लेकिन मैं उसी समय मैंने कहा था कि पहला काम मैं करूंगा, इसका नाम बदल दूंगा। मुझे तो शर्म लगेगा कि इतनी पढ़ाई करके इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहकर पीएचडी लेकर इतनी रिसर्च करने के बाद एक जवाहरलाल नेहरू नाम पर एक यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर बनूं, ये तो मेरा अपमान होगा। तो ये नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस का रखना चाहिए, जो पढ़ा लिखा था, जिसने आईसीएस क्वालिफाई करने के बाद भी रिज़ाइन कर दिया देश की सेवा करने के लिए। ऐसे कोई नाम रखने की आवश्यकता है और नाम तो निश्चित बदलना चाहिए। जो ये परंपरा है नेहरू परिवार, नेहरू परंपरा, इसको बिल्कुल इतिहास का कूड़े के टोकरी में डाल देना चाहिए। बिल्कुल। जेएनयू को क्यों कहा जाता है देशद्रोही? कुछ कारण देख लीजिए। देश के 10 सैनिकों ने क्या इसलिए शहादत दी कि देश की संसद के कुछ ही दूर देश विरोधी नारे लगाए जाएं? क्या देश शहीद जवान हनुमंतप्पा के लिए इसलिए दुआ कर रहा था कि देश की राजधानी में देशद्रोही खुलेआम नंगा नाच नाचें? जी हां, ऐसा ही देशद्रोह हो रहा है आज देश की राजधानी में। आखिर हम क्यों कह रहे हैं ये देशद्रोह है? ध्यान से सुनिए और पूछिए इन्हें, देशद्रोही नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? किसने अफजल मारोगे? किसने अफजल मारोगे? देशद्रोही सोच का पहला सबूत, देश की संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु का समर्थन। हर घर में अफजल पैदा करने की ख्वाहिश, हर घर में देश के दुश्मन को पैदा होने की दुआ करने वाले इन लोगों को क्या कहेंगे आप? किसने अफजल मारोगे? किसने अफजल मारोगे? देशद्रोही सोच का दूसरा सबूत, जेएनयू में हुए आयोजन के लिए अफजल की फांसी के लिए जुडिशियल किलिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया। देशद्रोही होने का तीसरा सबूत, भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के खिलाफ नारेबाजी की गई। यानी भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश। देशद्रोह का चौथा सबूत, जो सबसे सनसनीखेज है, ये सुनकर हर देशवासी का खून खौल सकता है। ये सीधे सीधे भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। अब देशद्रोह का पांचवा सबूत, भारत विरोधी नारे लगाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना देशद्रोह का छठा सबूत है। अफजल को शहीद का दर्जा दिया गया। प्रेस क्लब में भारत विरोधी नारे तो लगे ही, साथ ही आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल को शहीद लिखा गया। जिस आतंकी को देश की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सजा दी, उस आतंकी को शहीद कहने वालों को क्या कहेंगे आप?
एक तरफ हनुमंतप्पा के शहीदी पर, उनके इस देश के लिए बलिदान पर देश के आंखों में आंसू है, तो दूसरी तरफ इस देश के गद्दारों के खिलाफ देश के आंखों में अंगारे भी है। लेकिन अंगारे दिख नहीं रहे। स्वामी जी से मेरा सवाल है, इस देश की राष्ट्रवादी ताकतें आखिर अपनी ताकत कब दिखाएंगी? जब दिल्ली तक देशद्रोह का यह जाल पहुंच चुका है तो और कितना चुप रहेंगे? देखिए, राष्ट्रवादी तो पार्टी सरकार के सत्ता में 2014 में मई मास में आया था। अब इस पिछले लगभग 70 साल में अधिकांश तो कांग्रेस की नेहरू परिवार के लोगों के नेतृत्व में चली, और जब गैर नेहरू के कोई आया जैसे लाल बहादुर शास्त्री और या नरसिम्हा राव, उन्होंने देश की भलाई की और परंतु अचानक उनकी अंत हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे देश में राष्ट्रवादी ताकत हैं, उनको उभरने के लिए पहले अंग्रेज़ों ने मकौले के एजुकेशनल सिस्टम ला करके एक हीन भावना पैदा करने के लिए उन्होंने सारी करिकुलम तैयार की, और उस हीन भावना की जो उत्पन्न करने वाली करिकुलम है उसको जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कंटिन्यू की। हालांकि राजीव गांधी ने थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश की कि टेलीविज़न में रामायण और महाभारत दिखाई, और उन्होंने इधर उधर हिंदू राष्ट्र की बात यानी राम राज्य की बात की थी उन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो हमारे देश में जो नौजवान हैं, उनको ये आधुनिकता और पश्चिमीकरण के बीच में वो उनको फ़र्क दिखता ही नहीं है। जब हम आधुनिकता चाहते हैं, आधुनिकीकरण चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, क्योंकि कई चीज़ों में जो 1000 साल की बाहर से आक्रमण के कारण और जो गुलामी उत्पन्न हुई उस कारण से फ्रोज़न हो गई है, उसको बदलना है और हिंदुओं को इकट्ठा करना है, जो जात में बटे हुए हैं उस जात को भूलना है। ये एक आधुनिकता होगी, एक मॉडर्नाइजेशन होगी, उसको लाने के लिए हमें कोई मौका ही नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ों को आज 1 साल यानी 2 साल से कम एक सरकार को ये अपेक्षा करना कि हम इन सबको एक साथ एक समय पर ठीक कर देंगे, ये तो नहीं है। परंतु इतना तो ज़रूरी है कि पहली बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमने सेडिशन की चार्ज लगा करके उनकी स्टूडेंट्स को हमने गिरफ्तार की। ये शुरुआत है, इससे हमें प्रसन्न होना चाहिए। बिल्कुल, और ये प्रसन्नता तब पूरी प्रसन्नता होगी जब यहां से देशद्रोहियों का पूरा सफाया होगा, और तब तक जेएनयू को शटडाउन करो जो कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन को साथ देना चाहिए। यहाँ के देशद्रोह को चुन चुन कर पहचानना और वहां से बाहर निकालने का अभियान चलाना चाहिए। और ये अभियान उस कैंपस में रह रहे राष्ट्रवादी स्टूडेंट का तो है ही, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों ने जो आज इनिशिएटिव लिया और इन देशद्रोहियों पर कार्रवाई करने के लिए सड़क पर आए, उनका भी काम जारी रहना चाहिए। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए देश की राजधानी दिल्ली में स्थापित जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट जो कि देश के टैक्स पेयर के पैसे पर पलते हैं, बढ़ते हैं, वहां पर नमक तक देश का खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर हिंदुस्तान के 1000 टुकड़े करने की बात करते हैं। इस देश का समाज, सरकार कुछ नहीं करती। हालांकि पहली बार आजादी के बाद स्वामी जी ने जैसे कहा कि पहली बार इनके ऊपर कार्रवाई की दिशा में तो पहल हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसा संदेश इस देश के देशद्रोहियों को जाना चाहिए कि देश के खिलाफ आंख भी उठाओगे
तो उस आग को कभी भी खोल नहीं पाओगे। ये संदेश अगर देने में हम कामयाब नहीं हुए तो इस देश में जिस गति से देशद्रोही बढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर देश को बड़ा खतरा साबित होंगे। ये जेएनयू वही यूनिवर्सिटी है जो देश भर में नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ रही हमारी सीआरपीएफ है, उसके जवान जब मरते हैं तो यहां पर पटाखे फोड़े जाते हैं। देश का एक शहीद जवान जो कि 10 जवान अभी शहीद हुए, उनमें से हनुमंतप्पा की जब प्रार्थना देश भर में हो रही थी तब यहां पर देश के खिलाफ नारे लग रहे थे। वीडियो हम आपको दिखाते हैं। एक वीडियो में देश के हीरो है जिसके लिए देश भर में प्रार्थना हो रही है। लोग मोमबत्ती लेकर, फटाके, पूजा के साहित्य लेकर उनके ज्यादा से ज्यादा लंबी आयु की और ठीक होने की प्रार्थना देश भर में की जा रही थी। ये वो स्कूल है जहां पर पीने के लिए साफ पानी नहीं है, लेकिन वहां का बच्चा देशभक्त है। ये वो स्कूल है जहां के बच्चों को पैदल चलना पड़ता है। यहाँ के वो जो टीचर है जिनको शहरी जीवन का कुछ भी लाभ नहीं मिलता, लेकिन वहां देशभक्ति है। और दूसरी तरफ वो जेएनयू है जिस जेएनयू में देश का पैसा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देशद्रोहियों की फैक्ट्री लगती है। स्वामी जी, कितना दर्दनाक और दुखद है कि जिस दिन एक जवान के लिए प्रार्थना हो रही थी उसी दिन इस देश के दुश्मन अफजल के लिए नारे लग रहे थे। ये कोई आश्चर्य बात नहीं है, ये तो सब चल रही थी पहले और ये रिपोर्ट नहीं होती थी और आज ये सारी चीज़ें बाहर निकल रही है क्योंकि वो लोग डर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी जम जाए सरकार में तो फिर उनका कोई भविष्य नहीं है। तो वो बाहर निकल रहे हैं और संगठित करने के प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय जो कार्रवाई शुरू हुई है, आप 2 महीने के बाद देखिए, उस समय बताइए। अब जहाँ अभी तक जहाँ भी शुरुआत हुई थी वो तो सब ठंडा पड़ गया। FTII में इतना हंगामा हुआ, अब क्या हुआ है, वही चेयरमैन है, वही डायरेक्टर हैं, ये सब क्लासेस में वापस चले गए। हैदराबाद में दुनिया भर की झूठ बोली उन्होंने, आज क्या हो रहा है, सब एग्ज़ाम लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जहां हम शक्ति दिखाते जाएंगे ये सारी चीज़ ठंडे हो जाएगी। लेकिन JNU का सवाल है कि इसमें हमें मेरी राय में इस यूनिवर्सिटी को क्लोज डाउन करके तुरंत एक नया यूनिवर्सिटी उसी कैंपस में स्थापित करनी चाहिए और सब जो हमारी राष्ट्रवादी विद्यार्थी हैं उनको दोबारा उनको एडमिशन देना चाहिए और बाकी लोगों को बाहर भेज देना चाहिए। इस प्रकार से कार्रवाई होने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं सरकार को और यही है रास्ता। और कैंपस के अंदर पुलिस स्टेशन होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली पुलिस की नहीं परंतु BSF, नारकोटिक्स की जो यूनिट है उसको भी, ताकि इस यूनिवर्सिटी में जो भी गंदगी आज तक फैलते आई है उस गंदगी को उखाड़ के फेंक सकते हैं। स्वामी जी, देश के ज्यादातर पत्रकार इस यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं और अभी भी आ रहे हैं, तो इसका प्रतिनिधित्व मीडिया में भी तो हो रहा है। जी, उसको हो रहा कैसे है, रोकेंगे? वो मीडिया के लोग जब ये देखेंगे कि उनके जो हाँ वो बदल जाएंगे सब, मैं बता रहा हूँ। चलिए, दंडा चलेगा तो फिर सीधे तो लोग होते हैं, लेकिन दंडा उस जोर से चलना चाहिए जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं और हम आशा करते हैं कि ये दंडा जरूर चलेगा। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए। जय हिंद स्वदेशी। हाँ, मैं नांदेड़ से अजय देशपांडे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। बोलते रहिए। ये 2-3 दिन पहले जो JNU में हुआ वो इसका पहले तो मैं खंडन करता हूँ। जिस उम्मीद से हमने नरेंद्र मोदी को चुन के दिया, आज नरेंद्र मोदी उस ऐसी घटनाओं के ऊपर क्या कर रहे हैं? मोदी ने तो कार्रवाई की, हम क्या कर रहे हैं ये अपने आप को भी पूछने की जरूरत है। दिल्ली की वो जनता, दिल्ली की वो सरकार, दिल्ली के वो सारे सज्जन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे दुर्जना की दुष्टता का उतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। स्वामी जी, इस कैंपस के अंदर के जो सज्जन हैं, जो निष्क्रिय है, उनका भी तो दोष है और उन प्रोफेसर का भी दोष है जो इस पौध को पानी डाल रहे और आगे बढ़ा रहे।
नहीं, अभी तक तो वो अपने बचाव के लिए बोलते रहिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी तक तो कोई इनकी छत्रछाया या उनके लिए कोई संरक्षक नहीं था। अब हमारी नया सरकार आने के बाद ही अब बाहर लोग निकल रहे हैं। आज इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ विद्यार्थी परिषद के तरफ से, ये पहले कभी नहीं हुआ था। और धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद भी जेएनयू में अब चुनाव इस साल नहीं जीती परंतु पिछले साल जीती थी। तो इस प्रकार से हमारी शक्ति बढ़ रही है और राष्ट्रवादियों की शक्ति बढ़ रही है। और मैं समझता हूं कि जब इनको लगेगा कि पूर्ण रक्षा होगी अपनी जो कानून व्यवस्था के यंत्र हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि सज्जन लोग जो जेएनयू के अंदर हैं, जो 80% हैं, वो भी खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि उस सज्जन शक्ति की भी ताकत बढ़े। उसके लिए हमको जो भी करना है हम करने के लिए तैयार है। हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं। आपके सामने कारण देखिए टीवी पर। जेएनयू में पाकिस्तान के समर्थक, जेएनयू में भारत की बर्बादी के नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए? भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान, आतंकी समर्थक खुलेआम भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रहे हैं, भारत की बर्बादी के सपने देख रहे हैं, भारत को टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान कर रहे हैं। जेएनयू भारत का टॉप शिक्षण संस्थान, यूजीसी ने जेएनयू को भारत के टॉप शिक्षण संस्थान में रखा है। भारत सरकार हर साल जेएनयू को 500 करोड़ रुपए देती है। ऐसे में किसी शिक्षण संस्थान के देश विरोधी होने के मायने कितने खतरनाक हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आतंकियों का समर्थन और आतंकियों के रास्ते पर चलने की शपथ, खुलेआम नारे लगाए जा रहे हैं। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल आएगा। यही नहीं, आतंकी को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। आतंकी समर्थक बोलने की आजादी का फायदा उठाते, आतंकी समर्थक खुलेआम आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। खुलेआम आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर देश के संविधान और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। स्वामी जी, ये जो संगठन है इसमें एसएफआई, ये वही संगठन है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान का कुत्ता कहती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने वाले संगठन हिंदुस्तान में आज भी दिल्ली के महानगर में काम कर रहे हैं। ये तो हमारी इन्हीं आज़ादी के टाइम से इनको इतनी बढ़ावा मिली क्योंकि सोवियत रूस के साथ जवाहरलाल नेहरू को झुकना पड़ा, यानी उनके तरफ झुकना पड़ा क्योंकि सोवियत रूस ने सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई और जिससे जो स्पर्धा होती जवाहरलाल नेहरू के लिए वो ख़त्म हो गई। और उस रहस्य को जवाहरलाल नेहरू जानते हुए शुरू से उन्होंने जो भी सोवियत रूस ने कहा उन्होंने किया। जैसे अमेरिका ने हमें सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना जब कम्युनिस्ट बनी उनको निकाल दिया था और जो सीट खाली हुई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो के साथ उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। और उस जवाहरलाल नेहरू ने रूस के कहने पर उन्होंने उसको ठुकरा दिया उस ऑफर को और कहा कि नहीं, ये सीट चाइना का सीट है। इस प्रकार से हमारे और भी अनेक ऐसे चीज़ों के लिए उन्होंने सोवियत रूस को खुश करने के लिए हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टियों को खूब धन दिया, एसएफआई को सब जगह में प्राथमिकता दी। और इसीलिए आज एसएफआई अभी भी बचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे एसएफआई इतनी कम हो गई है कि उसकी मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में उनका नाम निशाना नहीं होगा। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि इस देश के सारे देशद्रोहियों का ऐसा ही सफाया हो। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके से कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। जब तक ये कांग्रेस पार्टी ऐसी चलती रहेगी ना दोनों, हाँ, कांग्रेस पार्टी जब तक कभी जिंदगी में सुधार हो ही नहीं सकता इसका। बिल्कुल, क्योंकि यही बीज बोती है कांग्रेस पार्टी, आतंकवाद के बीज बोती। जेडीयू में भी इसी के बीज बोए हुए हैं जो ये हमेशा रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं हुई, जब तक ये बीज खत्म ही नहीं हो सकता। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो,
हाँ बोलिए। अजय नमस्कार भैया। हाँ हेलो बोलते रहिए। दो दूसरे बोलते हैं। हेलो हाँ भैया, ये जो तूफान चल रहा है ये कॉलेज का, जिन लोगों को जितना पैसा देने के बाद में ये गद्दार वहाँ पैदा हो रहे हैं, इतना पैसा अगर गाँव अगर अपन बांट दें तो देशभक्त तो बहुत तैयार हो जाएंगे इन गद्दारों को। बिल्कुल। और इसलिए इस देश के गरीब का, उसके खून पसीने का जो पैसा है, जो टैक्स के रूप में सरकार के तिजोरी में जाता है, वो जेएनयू के ऐसे गद्दारों को देना चाहिए क्या? इस पर सोचना जरूरी है। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन अगर यही नाटक और यही ड्रामा चलता रहा तो क्या परिणाम होगा, देख लेते हैं। देशद्रोहियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। जिस तरह से देशद्रोही खुलेआम देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, इससे इनके हौसलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्हें मालूम है देश में कई राजनेता इनके समर्थक हैं, ऐसे में इन पर कार्रवाई नहीं होगी। आतंकियों को शहीद बना दिया जाएगा। आतंकियों के जनाजे में जितनी भीड़ होती है, उतनी किसी जवान के जनाजे में दिखाई नहीं देती। जिस जवान ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उनको समर्थन नहीं दिया जा रहा है। वहीं ये लोग आतंकियों को समर्थन देकर देश विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं। जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियां चलती रहेंगी। जेएनयू में देशद्रोही गतिविधियां हमेशा से संदिग्ध रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब इनके खिलाफ आवाज उठी है और पूरे देश को पता चला है, क्योंकि पहले तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। भारत को तोड़ने के सपने देखे जाते रहेंगे। पहले भी खुलेआम भारत विरोधी सेमिनार दिल्ली में होते रहे हैं, लेकिन इन पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सरकारें ऐसे लोगों को अंदर खाने सपोर्ट करती हैं। मगर पहली बार इन देशद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठ रही है। भारत के कानून और संविधान का अपमान होता रहेगा। देश में भारत के संविधान और कानून का उल्लंघन देशद्रोहियों के लिए अब तक कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन अब इनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। तो क्या अब देश में कानून का राज होगा? स्वामी जी, दिनेश गायकवाड़ ट्विटर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जिस प्रकार से देशद्रोह क्राइम है, वैसे ही इस क्राइम को साथ देने वाला भी क्रिमिनल है। उनके खिलाफ भी तो एक्शन होनी चाहिए जिन्होंने इन लोगों का साथ दिया। जरूर यही पूछताछ जो हो रही है उसमें उस जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट से यही पता किया जाएगा कि उनको कौन समर्थन कर रहे हैं, कौन मदद कर रहे हैं, उनके साथी कौन हैं, उनके अन्य ऑफिस बेरर्स कौन हैं, उनकी जो संगठन है। ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे हमें एक डेटाबेस बनानी है, और अभी तक तो नहीं किया था क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के हिस्सा समझे जाते थे। उनको कोई छूने के लिए तैयार नहीं था, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। आज पहली बार ये ऐसी नया मोड़ आई है जिसमें हम इनको गिरफ्तार तक कर सकें और फिर उनको रिमांड में लेकर के उनकी पूछताछ कर सकें। तो मैं समझता हूं कि आगे ऐसे ही होगा। हम तो देखिए समझते हैं कि लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, परंतु उस अधिकार में अंकुश लगती है संविधान में, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं हमारी संविधान में, और उसमें ये माने है कि हमारी संविधान के दायरे के अंदर रहनी पड़ेगी। हम देश का विघटन कभी नहीं चाह सकते, वो उसके लिए छूट नहीं है। देश में नारकोटिक्स फैलाने के लिए छूट नहीं है। देश में विदेशी दुश्मनों के साथ देने के लिए छूट नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे दिमाग में बिठानी पड़ेगी, और ये कि कोई अंकुश बिना अधिकार का प्रयोग करना, ये तो हमारी कोई डेमोक्रेसी दुनिया में कोई बच नहीं सकती। बिल्कुल। आर.के. भारद्वाज ट्विटर पर लिखते हैं कि जैसे घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने माफ किया था, वैसे हम देशद्रोहियों को माफ ना करें, क्योंकि ये जब भी पलटेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान करते रहेंगे। हम उपायों पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखें, जेएनयू के देशद्रोहियों को निकालकर बाहर किया जाए। सरकार जेएनयू को इसलिए पैसा नहीं देती कि वहां आतंकी पैदा हो, भारत को बर्बाद करने की साजिश हो। क्या ऐसे देशद्रोहियों को जेएनयू में रहने का हक है? पाकिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान भेजा जाए। जो पाकिस्तानी समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं,
उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत पहले पाकिस्तान भेजने का इंतजाम किया जाए और फिर सलाखों के पीछे डाला जाए। देशद्रोहियों के समर्थकों का पर्दाफाश हो। जेएनयू में देशद्रोहियों को कौन समर्थन दे रहा है, कौन भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को पनाह दिए हुए है, चाहे वो वामपंथी हो या फिर कोई दूसरे, सभी को सजा दी जाए। आतंकी समर्थकों को आतंकी घोषित किया जाए। जिन आतंकियों को देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा दी है, उन्हें क्यों शहीद का दर्जा दिया जा रहा है? क्यों इनके समर्थक देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं? ऐसे में इन लोगों पर भी आतंकी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी जी, एक आंकड़ों के अनुसार जेएनयू के जो हॉस्टल है, उन हॉस्टल के बीच में 700 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट रह रहे हैं जिनका वहां पर एजुकेशन पूरा हो चुका है, शादी करने की उम्र भी निकल चुकी है, लेकिन फिर भी वही रहते हैं, एक्टिविस्ट बनाते हैं, देशद्रोही की फौज को वहां पर पनाह दी जाती है। और वहां के कैंटीन में फ्री खाते हैं। हाँ, और ऐसे लोग हैं वहाँ। इसे ये तो सारा सुनियोजित तरीके से काम हुआ है। अभी तक कोई पूछा नहीं, कोई देखा नहीं। मैं जानता हूँ कि हमारे जो विद्यार्थी परिषद लोग थे, उनको कितना ये लोग परेशान करते थे। मैं 4-5 साल की पुरानी की बात बता रहा हूँ, जब मैं जाकर वहाँ भाषण देता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को तो अब यानी जो 60-65 साल की जो इनकी राज थी, उसका जो सारा कुकर्म है उसको बदलने में मैं समझता हूँ टाइम लगेगा। अब अभी मैं समझता हूँ ये शुरुआत होने की वक्त आ गई, क्योंकि 5 साल की मैंडेट में हम 2 साल चले गई। अब ये बाकी 3 साल में जो हमने 2 साल में सीखा है, उसको लेकर के हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते, कुछ कॉलर की बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या चौहान जी, कहना मैं है अतुल आपको? बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों को ज्यादा परेशान ना किया जाए, ना इनको जेल में डाला जाए। सीधे सीधे इनको इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, बस पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्या स्वामी जी ये भी एक ऑप्शन है जो कॉलर बता रहे हैं? क्या ऑप्शन बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि इनकी नागरिकता ही खत्म की जाए, इनकी सिटीजनशिप हटाई जाए। जो इस देश में पैदा होते हैं उनको, हाँ, उसके कार्रवाई हो सकती है यदि हमारे संविधान में 3-4 बातें रखी गई है जिसमें नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरे देश की नागरिकता रखोगे तो आपकी इंडिया की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। सिटीजनशिप एक्ट में भी कई ऐसे हैं। हाँ, उनको यानी देश के विरोध में काम करें तो और देश के साथ गद्दारी करें, उसमें तो नागरिकता समाप्त करना आसान है। ये तो गद्दारों के बाप है, ये तो वैसे भी मन से नागरिक पाकिस्तान के है ही। हाँ, सही है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पाकिस्तान की ये प्रशंसा कर रहे हैं, उस देश में विराट कोहली की प्रशंसा के बालक ने झंडा फहरा दिया हिंदुस्तान का, तो उसको 7 साल की सजा मिली है। जिस पाकिस्तान का ये प्रशंसा कर रहे हैं, उनका वही ट्रीटमेंट इनको देना चाहिए, क्योंकि यही इनके बाप का ट्रीटमेंट है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सजेशन है स्वामी जी की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में बिल्कुल विद इन 2 हफ्ते के अंदर सजा दे दी उन्होंने। बिल्कुल, तो स्वामी जी की बहुत अच्छी सजेशन है। नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम को देख रहे, इस देश के कानून मंत्री अगर देख रहे तो जरूर ऐसा परिवर्तन करिए। हम उन तक ये कंटेंट और स्वामी जी की मांग को भी पहुंचाएंगे कि जिस पाकिस्तान को ये अपना बाप मानते, जिस पाकिस्तान को ये फॉलो करते, जिस पाकिस्तान से ये प्रेम करते, उस पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा लहराने पर जो कानून है, जो सजा है और जो गति है सजा देने की, वही हिंदुस्तान में इनके खिलाफ होनी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। देश के हर विषय पे अपने बेतुके बयान देने वाले अरविंद केजरीवाल अखलाक के मौत पे तब मनाने जाते हैं, रोहित मोमिला पे मातम मनाते हैं, लेकिन पूर्णिया मालदा की घटना पे कुछ नहीं बोलते, कश्मीरी हिंदुओं पे कुछ नहीं बोलते, और जेएनयू में जो आतंकवादी गतिविधियां चलती है उस पर केजरीवाल कुछ नहीं बोलता। आपके चैनल से मेरा निवेदन है कि केजरीवाल से जाके उसका बयान लिया जाए
और उसका जो मुखौटा है, दोहरा मुखौटा, देश के सामने पेश किया जाए। यही मेरा कहना है। स्वामी जी, अरविंद केजरीवाल आखिर इस विषय पर क्यों चुप है? चुप है क्योंकि वो मूलतः वो नक्सलाइट है। उसका सारा जो मंशा है वो है तोड़फोड़ करने का। मोहम्मद बिन तुगलक जैसे कभी एक ये स्कीम लाना, वो स्कीम लाना, सारा इसमें उथल पुथल करने की उसकी उद्देश्य है। इसीलिए जो भी कर रहा है वो अपनी योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है। यही स्टूडेंट थे जो आपके लिए सालों उन्होंने यहाँ पर मेहनत की, महीनों उन्होंने प्रचार किया और अरविंद केजरीवाल के नारे लगाए थे। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने तो सबको धोखा दे दिया क्योंकि लोगों ने उसको पहचाना नहीं। चलिए, लेकिन हिंदुस्तान इन देशद्रोहियों को जरूर पहचाने जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं। आपके आसपास भी ऐसी घटना घटती है तो हमको जरूर बताइए। हम बिंदास में ऐसे कार्यक्रमों को उठाते रहेंगे और वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिसको दिखाने के लिए हमको काफी बड़े पैमाने पर लोगों की सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट आई है। ये देखिए। घर में अफजल रहता है, अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आजादी, रात को आजादी, सड़क पे आजादी, लाल मांगे आजादी, पुरुष भी मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, तो कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। इनमें वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट है जो दिखने के लिए कैंपस में तो स्टूडेंट है लेकिन कश्मीरी अलगाववादी है। इन फोटो के ऊपर हम कल आपके सामने के रिसर्च शोध रखेंगे। इन फोटो में वो लोग हैं जो लोग उस दिन आरएसएस के ऑफिस के सामने प्रदर्शन में थे। इन फोटो में वो लोग हैं जो कभी आप पार्टी के प्रचार में थे। इन फोटो में वो लोग हैं जो श्रीनगर की वादियों में हिंदुस्तान का झंडा जलाने का काम करते हैं। हर शुक्रवार को मस्जिद के ऊपर खड़ा रहकर आईएस का झंडा फहराते हैं। वो दिल्ली के जेएनयू में आके ये नारे देख रहे हैं। ये नारे जो आपने सुने हैं, ये नारे आपके घर तक, आपके गांव तक, आपके शहर तक आएंगे अगर आप जेएनयू के मसले पर चुप रहेंगे। और इसलिए जेएनयू के मसला केवल दिल्ली का नहीं है, जेएनयू का मसला केवल दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, जेएनयू का मसला पूरे हिंदुस्तान का है। अगर यहां छूट मिली, यहां कार्रवाई नहीं हुई तो देश के हर स्कूल में, देश के हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही देशद्रोही पनपेंगे और फिर इसका उपाय आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो फुल टाइम देशद्रोही है। और दुर्भाग्य ही इस देश का कि प्रजा तो 125 करोड़ है लेकिन पार्ट टाइम देशभक्त है। और इसलिए हमको भी फुल टाइम देशभक्त होना पड़ेगा। ऐसे देशद्रोहियों को कि जिनका फुल टाइम देश के खिलाफ, ये सपने में भी सोते हुए भी देश के खिलाफ सोचते हैं, कार्रवाई करते हैं और मरने के लिए भी देश के खिलाफ काम करते हैं। हमें भी हर पल देश के लिए जीना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अन्यथा हमारे आसपास भी ऐसी जेएनयू जरूर बनेगी। हम दोबारा इस पूरे कार्यक्रम के दर्शकों और देश की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को ऐसे देश के द्रोहियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आह्वान करते हैं। बड़ी संख्या में आज लोग यहां पर जुड़े रहे, आप सबका और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आजादी होती तो सुन ले, आजादी नौकरियां सुन ले, आजादी